some other components of wall। वॉल का कुछ और कंपोनेंट्स, जैसे इसमें फर्स्ट कंपोनेंट के रूप में हम देखेंगे लिग्निन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किया जाता है कि लिग्निन सेल वॉल में क्या करता है। तो लिग्निन प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द वॉल, यानी कि सेल वॉल इज हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको जब पीएमटी का कोई प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन है कि हार्डनेस, सेल वॉल जो है वो हार्ड होता है वो किसके उपस्थिति के कारण, किसके मौजूदगी के कारण। तो लिग्निन के कारण। लिग्निन मेक सेल वॉल हार्ड, यानी कि लिग्निन प्रोवाइड हार्डनेस टू द सेल वॉल। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए, क्या लिग्निन सिर्फ सेकेंडरी वॉल में ही होता है या फिर प्राइमरी वॉल में भी। तो लिग्निन ऑल्सो प्रेजेंट इन प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में तो होता ही है, लेकिन प्राइमरी वॉल में भी मौजूद होता है। लिग्निन ऑल्सो प्रेजेंट इन प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल में भी मौजूद होता है। इसके बाद आते हैं दूसरे कंपोनेंट पे। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो है सबरीन। सबरीन, ये सबरीन सेल वॉल में क्या काम करता है। तो कहता है कि सबरीन मेक सेल वॉल इम्परमेबल, यानी कि सेल वॉल के बारे में जब आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेज में तो जनरली आपको मिलता होगा कि सेल वॉल इज इम्परमेबल। इम्परमेबल मतलब कि आर पार ना होने वाला, यानी कि सेल वॉल से कोई सब्सटेंस इधर से उधर नहीं जा सकता है। परमेबल मतलब आर पार होना, और इम्परमेबल का मतलब कि आर पार नहीं होना, यानी कि सेल वॉल अगर बीच में लगा हुआ है तो सब्सटेंस इस सेल से उस सेल में, बगल वाले सेल में नहीं जाएगा। और वो सेल वॉल इम्परमेबल अगर हुआ तो किसके वजह से हुआ, तो सबरीन के वजह से। और सबरीन मौजूद होता है मुख्य रूप से सेकेंडरी वॉल में। और सेकेंडरी वॉल किस सेल में मौजूद होता है, तो मैच्योर प्लांट सेल में, यानी कि यंग प्लांट सेल में सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगा। और वहाँ पे अगर सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगा तो वहाँ पे सबरीन भी एब्सेंट होगा, और सबरीन नहीं होगा तो सेल वॉल इम्परमेबल नहीं होगा, यानी कि सेमी परमिएबल होगा, यानी कि वहाँ पे यंग प्लांट सेल वॉल परमिएबल होगा, आदान प्रदान कर सकता है सब्सटेंस का। तो यही पॉइंट लिखेंगे, सबरीन मेक सेल वॉल इम्परमिएबल। सेल वॉल को क्या बना देता है, तो इम्परमिएबल बना देता है। एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। थर्ड कंपोनेंट, यानी कि थर्ड मॉलिक्यूल जो मौजूद है, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वो होता है क्यूटीन। क्यूटीन, ये क्यूटीन क्या करता है, तो क्यूटीन भी सेकेंडरी वॉल में मौजूद होगा, और यह क्यूटीन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो हो रहा था तेजी से उसे स्लो कर देता है। क्यूटीन क्या करेगा, तो इट रिड्यूस द रेट ऑफ सरफेस ट्रांसपिरेशन। क्यूटीन क्या कर दिया, तो सरफेस ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि आखिर ये सरफेस ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम इसे स्ट्रक्चर के द्वारा आपको दिखला देते हैं, समझा देते हैं। यह एक छोटा सा प्लांट है। प्लांट को वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर आता कहाँ से है, तो वाटर जो है वह सॉइल से लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा, और इस वाटर को लीफ तक पहुँचा दिया जाता है। इस दौरान में
कुछ वाटर का लॉस होता है इस स्टेम से भी, यानी कि इस प्लांट के सरफेस से भी, और उसके बाद यहाँ से पूरी तरह से वाटर लॉस हो जाता है स्टोमाटा के द्वारा, और उसी पानी में से कुछ पानी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। और ट्रांसपिरेशन जो यहाँ पे दिख रहा है, यह ट्रांसपिरेशन होता क्या है, तो लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी कि इस लीफ से जो वाटर का लॉस हो रहा है वेपर के रूप में, इस प्रोसेस को कहा गया ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन मुख्य रूप से स्टोमाटा से होता है, लेकिन कुछ अमाउंट ट्रांसपिरेशन का ये स्टेम से भी हो जाता है, ये सरफेस से भी हो जाता है। प्लांट का हाइट छोटा है, छोटा प्लांट का हाइट है, तो वाटर आसानी से ऊपर तक यहाँ से रिलीज होने के बावजूद पानी लीफ तक पहुँच जाता है। सपोज कीजिए कि ये प्लांट ग्रो करके एक लंबा सा प्लांट बन गया, यानी कि बड़ा प्लांट हो गया। अब प्लांट का हाइट कुछ इतना हो गया। अब ध्यान देंगे, यानी कि जो स्टेम था पहले इतना सा, यहाँ से ही वाटर का लॉस हो रहा था, लेकिन अब स्टेम कितना लंबा हो गया, तो वाटर का जो लॉस होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब तो रूट करेगा, लेकिन ये वाटर जब ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, इस दौरान में कुछ वाटर यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से रिलीज होगा। वाटर को जाना कहाँ है, तो लीफ तक जाना है, टिप तक जाना है। अब वाटर सारा यहाँ से ही स्टेम से ही बाहर रिलीज हो गया, क्या वो ऊपर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और जब वाटर ऊपर तक नहीं जा पाएगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो प्लांट मरना शुरू कर देगा। तो भगवान ने एक व्यवस्था कर दिया कि ये प्लांट ना मरे। क्या व्यवस्था कर दिया गया? तो इन्होंने कहा कि क्यूटीन डाल दो सेल वॉल में, ताकि ये जो सरफेस से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, वो रुक जाए। लेकिन ये क्यूटीन डाला किस में सॉरी सेकेंडरी वॉल में, यानी कि मैच्योर प्लांट सेल में। तब यहाँ पे ध्यान देंगे, यह प्लांट जब इतना छोटा था, यहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट था, तो यंग सेल था यहाँ पे। जैसे जैसे लंबा होता गया तो नीचे वाला सेल मैच्योर होता चला गया, यानी कि ओल्ड होता चला गया, ऊपर वाला यंग होता चला गया। इस एरिया में जो सेल होगा वो नया सेल होगा, लेकिन ये नीचे वाला जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा पुराना सेल होगा, ओल्ड सेल होगा, और उसी को हम मैच्योर सेल कह रहे हैं। और मैच्योर सेल में सेकेंडरी वॉल ग्रो करेगा, सेकेंडरी वॉल ग्रो करेगा तो क्यूटीन वहाँ आएगा, क्यूटीन आएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन इतना सारा जगह से हो रहा है, यह ट्रांसपिरेशन कमने लगेगा। ये देखा जाए, पहले ट्रांसपिरेशन उतना सारा जगह पे हो रहा था, अब ट्रांसपिरेशन का जो रेट है बहुत कम गया है, कहीं कहीं से ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब यहाँ पे वाटर का लॉस इस जगह से कम होना शुरू हुआ, तो रेस्ट बच गया। जो वाटर जाएगा कहाँ? वो सारा वाटर ऊपर असेंड कर जाएगा, लीफ तक पहुँच जाएगा, और जब लीफ तक वाटर पहुँचेगा फोटोसिंथेसिस आसानी से होता रहेगा, प्लांट जीवित रहेगा। तो ये क्यूटीन का काम है, ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर दिया। ये तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तीनों से क्वेश्चन करता रहता है, इस वजह से इसे आप लोग याद कर लेंगे। तीनों का नाम, तीनों का फंक्शन, तीनों मौजूद कहाँ होता है? तो लिग्निन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, सबेरिन सेकेंडरी में, क्यूटीन सेकेंडरी में। क्यूटीन का काम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम करना, सबेरिन का काम सेल वॉल को इम्परमेबल बनाना, लिग्निन का काम हार्डनेस प्रोवाइड करना। तो ये था प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो प्लांट सेल के सेल वॉल के कंपोजिशन को देख लिए किस चीज़ का बना होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं बैक्टीरियल सेल के पास, फंगल सेल के पास, एल्गी सेल के पास, कि वो किस चीज़ का बना होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है। उस तीनों के बारे में हम पीटीआर के रूप में यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट टू रिमेंबर में देखेंगे। पीटीआर, पीटीआर का मतलब पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट पीटीआर में हम लोग देखेंगे तो फंगस का सेल वॉल, फंगल सेल वॉल इज मेड ऑफ एन एसिटाइल
ग्लूकोजामाइन। और यह एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो होता है सिमिलर होता है काइटिन का। और यह एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता क्या है, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो होता है यह नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज का एसीटेट है, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज से जुड़ा होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बारे में भी आप जानते होंगे, CH3COOH एसिटिक एसिड। नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी कि अमाइड ग्रुप कंटेनिंग, यानी कि यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये है NH2, दिस इज एमाइड ग्रुप। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये सब केमिस्ट्री का पोर्शन है। एमाइड ग्रुप क्या होता है केमिस्ट्री वाले सर आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो ये एमाइड ग्रुप है। उसके बाद ग्लूकोज क्या होता है, ये है ग्लूकोज, ये क्या है ग्लूकोज। इसके बाद यहाँ पे एक तीसरा नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। अब ये तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, यानी कि इसे हम करेंगे क्या, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे जोड़ा जाएगा एमाइड ग्रुप को, एन को जोड़ेंगे। इसके बाद इस एन से क्या जोड़ देंगे, एसिटिक एसिड को, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। अब यह यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, तो एन एसिटाइल, यानी कि एसिटिक एसिड किससे जुड़ा है, तो नाइट्रोजन से। तो हमने लिख दिया इसका पोजीशन, इस एसिटिक एसिड का पोजीशन बता रहा है। इसका मतलब कि एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ एसिटिक एसिड। नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में पढ़ना है, वहाँ पे केमिस्ट्री वाले सर हमसे बेटर समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे काम चलाओ बात हम थोड़ा सा बता दें। यह एसिटिक एसिड इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो बन गया एन एसिटाइल। और ये ग्लूकोज है तो इसे कह दिया ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन क्यों कहा गया, ग्लूकोजामाइन मतलब कि ये ग्लूकोज प्लस एमाइन, एमाइड को एमाइन, ये एमाइड ग्रुप है, एमाइन ग्रुप, इसको एमाइड या एमाइन ग्रुप कहते हैं। और एमाइन ग्रुप ग्लूकोज से मिल गया तो ग्लूकोजामाइन, और ग्लूकोजामाइन से जुड़ गया एसिटिक एसिड। तो और एसिटिक एसिड जुड़ा कहाँ, तो नाइट्रोजन से, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल सेल्यूलोज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फंगल सेल्यूलोज क्या होता है, तो काइटिन इज नोन एज फंगल सेल्यूलोज बिकॉज काइटिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगस, यानी कि फंगस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। क्यों काइटिन से, एक्चुअल में तो बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से, लेकिन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो है सामान्य है किसके, तो काइटिन के। काइटिन भी एक मॉलिक्यूल्स है, उसी के जैसा स्ट्रक्चर है, और इसी वजह से कहा जाता है इस काइटिन को फंगल सेल्यूलोज। दिस काइटिन इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका। इसके बाद नेक्स्ट पीटीआर पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पीटीआर है बैक्टीरियल सेल के बारे में। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल is made of म्यूकोपेप्टाइड। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ का बना होगा, तो वह बना होता है म्यूकोपेप्टाइड का। पेप्टाइड अभी अभी बता रहे थे कि पेप्टाइड जो होता है, पेप्टाइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है, और उस हेट्रोपॉलीसेक्राइड से म्यूकस मिला हुआ है, जुड़ गया है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और दोनों मिलने के बाद म्यूकोपेप्टाइड बन गया। अब यहाँ पे सॉरी, पेप्टाइड जो होता है प्रोटीन होता है। पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से म्यूकस मिल गया है, और ये म्यूकस चिपचिपा पदार्थ है, और दोनों को मिलने के बाद बन गया म्यूकोपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन प्लस म्यूकस। और ये म्यूकोपेप्टाइड का कौन बना होता है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल बना होता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पीटीआर इज algal cell wall is composed of cellulose, gelatin and मैनिन। अलगी का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, गैलेक्टिन का और मैनिन का। ये याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलगी का सेल वॉल में निम्नलिखित में से कौन मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन होगा सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनिन, पेक्टिन या कुछ और दे देगा। तीन तो हम जान रहे हैं कि ये तीन का बना होता है, जो चौथा नाम है वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसी वजह से हम पीटीआर के रूप में लिखे हैं। अब इस पीटीआर के बाद अब हम लोग चलते हैं सेल के अगले कंपोनेंट के पास। सेल वॉल के पास में मौजूद था एक पोर, एक छिद्र, जिस छिद्र को कहा गया प्लाज्मोडेस्मा, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा प्लूरल फॉर्म हुआ, इसका सिंगुलर फॉर्म प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल। दो एडजेसेंट प्लांट सेल के, यानी कि दो अगल बगल वाले सेल के बीच में यह ब्रिज का काम करता है। कैसा ब्रिज? तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ब्रिज का मतलब पुल, और पुल का काम क्या होता है? तो नदी के दो किनारों को जोड़ने का, यानी कि दो सेल को जोड़ने वाला जो रास्ता होगा वो कहलाएगा ब्रिज। और वह ब्रिज किसको जोड़ रहा है? तो दो साइटोप्लाज्म को, इस वजह से उसे कह दिया गया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। It is cytoplasmic bridge between adjacent plant cells। कह रहा है कि यह साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है जो कि एडजेसेंट प्लांट सेल को जोड़ने का काम करता है। और यह साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का काम क्या होगा? तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है यह ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि यह जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, यानी कि यह प्लाज्मोडेस्मा है, यह कंटेन करता है, रखता है एक ट्यूब्यूल्स, यानी कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को रखता है। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है डेस्मोटिब्यूल्स या प्लाज्मोडेस्मा ट्यूब्यूल्स। इट कंटेन tubular structure which is called desmotubule, and this desmotubule is extension of, and this tubule is extension of इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है कि वह ट्यूब्यूल जो है वह एक्सटेंशन है किसका? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसे हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझा देते हैं, संभवतः आपको क्लियर नहीं हुआ होगा ये वाला लाइन, तो इसे हम स्ट्रक्चर के द्वारा बताते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये है सेल वॉल।
ये है सेल वॉल, यानी कि एक वॉल है, दीवार है ये। इस दीवार पे एक पोर है, छिद्र है, और इसी छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, तो प्लाज्मोडेस्मा कह रहे हैं। अब कहा गया कि इस छिद्र में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो पोर दिख रहा है, दिस इज वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के अंदर जो पोर है, इस पोर में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहा गया डेस्मोटिब्यूल, या इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मा टिब्यूल। अब यह प्लाज्मोडेस्मा टिब्यूल, ये जो दिख रहा है ना, इस पोर के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहा गया डेस्मोटिब्यूल या प्लाज्मोडेस्मल टिब्यूल। अब यह प्लाज्मोडेस्मल टिब्यूल होता क्या है, तो कह रहा है कि दिस ट्यूब्यूल इज एक्सटेंशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर, तो इसे याद करके रखेंगे कि डेस्मोटिब्यूल क्या है, तो डेस्मोटिब्यूल इज एक्सटेंशन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़े थे सेल का, तो वहाँ पे हमने आपको दिखलाया था सेल के स्ट्रक्चर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के बारे में हमने बताया था कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो सपोज कीजिए कि ये वॉल है, क्या है, दीवार है, किसका, तो प्लांट सेल का। अब ये दीवार के इधर भी एक सेल और एक सेल इधर है, सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए एक सेल इधर और एक सेल इधर। इस तरफ के सेल की बात हम करें तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं ताकि और बेटर आप क्लियरली समझ लें। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक्सटेंड किया, फैल गया। फैलने के बाद वो कहाँ चला आया, तो सेल वॉल में। ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर आ गया, और सेल वॉल के अंदर जब वह एक्सटेंशन हुआ ER का, उस टिब्यूल को कह दिए हम डेस्मोटिब्यूल। क्या कह दिए, डेस्मोटिब्यूल। और यही डेस्मोटिब्यूल इस सेल से इस सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को अकम्प्लिश करने में मदद करता है, संपादित करने में मदद करता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, किसका एक्सटेंशन है, तो वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्सटेंशन है। इसके बाद यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है, यानी कि जो ये पोर है, वॉल पे पोर है, छिद्र है, जिसके द्वारा डेस्मोटिब्यूल्स इंटर किया है, उस स्पेस को कहा गया कैनाल। ये क्या है, कैनाल है। तो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्माटा का। तो प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना। एक यहाँ पे लिख दिया गया है, इट इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। प्लाज्मोडेस्माटा इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन एडजेसेंट सेल। उसके बाद कह रहा है कि इसके पास में डेस्मोटिब्यूल होगा, और यह डेस्मोटिब्यूल किसका एक्सटेंशन होगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा क्या है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच गया है इस सेल वॉल में, वो है पिट्स। तो आगे चलते हैं, पिट्स के बारे में देखते हैं कि पिट्स कैसा होता है या क्या है। ये सेल वॉल का लास्ट टॉपिक है। पिट्स। तो पिट्स क्या है, तो कहता है कि पिट्स इज अनथिकन्ड एरिया ऑफ सेकेंडरी वॉल, यानी कि सेल वॉल पे 3 लेयर, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, और उस सेल वॉल पे उस वह जगह जहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है, उस जगह को कहते हैं पिट्स। यानी कि पिट्स इज इट इज
अनथिकेंड एरिया ऑफ सेकेंडरी वॉल। याद रखेंगे पीट क्या है, तो अनथिकेंड एरिया है। अनथिकेंड का मतलब जहां पे सेकेंडरी वॉल ना के बराबर हो। स्ट्रक्चर देख लीजिए, दिस इज मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल, यानी कि अगल बगल वाले सेल का वह सीमेंटिंग लेयर है। इसका मतलब कि मिडिल लैमेला दोनों सेल का वह कॉमन लेयर है। इसके बाद इस मिडिल लैमेला के बाद मौजूद होता है प्राइमरी वॉल। दिस इज प्राइमरी वॉल। इस तरफ जो सेल होगा उसका प्राइमरी वॉल, इस तरफ सेल होगा उसका भी प्राइमरी वॉल। ये है दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद कौन सा आएगा, तो प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल आएगा। दिस इज सेकेंडरी वॉल। तो इस सेल का सेकेंडरी वॉल ये, इस सेल का भी सेकेंडरी वॉल इधर होगा। ये हो गया सेकेंडरी वॉल। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पीट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पीट्स के बारे में कह रहा है कि इट इज अनथिकेंड एरिया ऑफ सेकेंडरी वॉल। इसका मतलब कि जो सेकेंडरी वॉल है कहीं कहीं से गायब होगा, कहीं कहीं इस पे एब्सेंट होगा। जैसे सपोज कर लीजिए इस रीजन को ले लेते हैं, इस रीजन में सेकेंडरी वॉल है नहीं है, एब्सेंट है। उसी तरह से सपोज कर लो कि यहाँ पे भी सेकेंडरी वॉल अनथिकेंड है। ये देख लीजिए, ये है आपका सेकेंडरी वॉल ब्लू लाइन वाला, यानी कि ब्लू रीजन जो दिख रहा है वो सेकेंडरी वॉल का है। अब इस ब्लू रीजन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि इस ब्लू रीजन में कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे कि यह ब्लू लाइन एब्सेंट है और उसे हम लोग अनथिकेंड एरिया कह दिए। और इस अनथिकेंड एरिया को क्या कहा गया, पीट्स के बारे में क्या कह रहा है, अनथिकेंड एरिया ऑफ सेकेंडरी वॉल, यानी कि जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है वह जगह क्या कहलाया, पीट कैविटी। क्या कहलाया ये, पीट कैविटी। एक खाली जगह को कैविटी कहा गया। किसका खाली जगह है, तो वो पीट का खाली जगह है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पीट कैविटी के बाद आपको एक मेम्ब्रेन, इसके नीचे मेम्ब्रेन भी दिख रहा है, इसे कहा गया पीट मेम्ब्रेन। ये है पीट मेम्ब्रेन। तो खाली जगह पीट कैविटी और मेम्ब्रेन पीट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, कॉन्सेप्ट की बात है। ये सेल वॉल जो है 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, मिडिल, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर उसमें से सेकेंडरी वॉल को हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, तो सिंपल सी बात है, मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल बच जाएगा। तो इस एरिया में जहाँ पे पीट है उस एरिया में सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है। इसका मतलब कि उस वॉल पे क्या बचा हुआ है, तो सिर्फ बचा हुआ है मिडिल लैमेला और सेकेंडरी वॉल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यानी कि पीट मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पीट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। कंपोज्ड ऑफ मिडिल लैमेला एंड प्राइमरी वॉल। ये याद करके रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो पीट मेम्ब्रेन मिडिल लैमेला और प्राइमरी वॉल का बना होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या यह पीट मेम्ब्रेन परमेबल होता है या इम्परमेबल होता है। तो इम्परमेबल कौन बनाया था, तो हम लोगों ने देखा था कि सबरीन जो था सेल वॉल को इम्परमेबल बनाया था। और सबरीन मौजूद कहाँ था, तो सबरीन सेकेंडरी वॉल में मौजूद था। तो यह इस पीट मेम्ब्रेन में क्या सेकेंडरी वॉल है, तो नहीं है, सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट इन पीट मेम्ब्रेन। दस दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल। इस वजह से यह पीट मेम्ब्रेन कैसा होगा, तो परमिएबल होगा, यानी कि दस पीट मेम्ब्रेन इज परमिएबल।
ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्या पीट मेम्ब्रेन परमिएबल होता है? तो यस, इट इज़ परमिएबल बिकॉज सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट इन पीट मेम्ब्रेन एंड सेकेंडरी वॉल कंटेन सबरीन विच मेक सेल वॉल इम्परमेबल। क्लियर? तो ये था आपका पीट मेम्ब्रेन। पीट मेम्ब्रेन से का बना किस चीज़ का होगा? मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, ये और पीट मेम्ब्रेन जो होगा परमिएबल होगा। और ये पीट कैविटी और पीट मेम्ब्रेन कंबाइंडली कहलाया पीट। इसे क्या कह दिए? पीट। तो ये पीट के बारे में भी आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो ये सेल वॉल समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। थैंक यू।